ओके, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। ठीक है, इसमें बेसिकली आता है आपका डेमोग्राफी। डेमोग्राफी में आपकी बेसिक स्टडीज होती है ह्यूमन पॉपुलेशन की ऑन डिफरेंट कंटेक्स्ट। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें आपके आते हैं फैमिली प्लानिंग, किस तरीके से आपको प्लान करना है, और एक पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए आप कौन से मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं, या बेसिकली फैमिली प्लानिंग के लिए क्या क्या मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं, वो सबका आपका फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के अंडर आता है। ठीक है, एक बार स्क्रीन विजिबल है सबको? बेटा स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। ओके, ठीक है। तो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम का इन जनरल इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया ने लॉन्च किया था नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम इन 1951 विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिडक्शन ऑफ बर्थ रेट टू द एक्सटेंट नेसेसरी टू स्टेबलाइज द पॉपुलेशन। ठीक है, एट अ लेवल कंसिस्टेंट विद द रिक्वायरमेंट ऑफ नेशनल इकोनॉमी। तो बेसिकली जहाँ पे भी हमें बर्थ रेट को रिड्यूस करना है, अभी हम नेक्स्ट जब डेमोग्राफिक साइकिल पढ़ेंगे देन वहाँ पे हम देखेंगे कि हम कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्यों हमें बर्थ कंट्रोल मतलब बेसिकली बर्थ को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्यों हमें पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करने की ज़रूरत है। फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम इन इंडिया इज रिकॉग्नाइज एज प्रायोरिटी एरिया। ठीक है, ये आपने देखा होगा रेगुलरली मास मीडिया पे, आपने देखा होगा आपका आईईसी मटेरियल इतना सारा अवेलेबल होता है कि किस तरीके से आप फैमिली प्लान कर सकते हैं, कैसे आप बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं, उन सब चीज़ों को लेके सेंट्रल गवर्नमेंट का स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है ये। इवोल्यूशन फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम की बात करें तो द अप्रोच अंडर द प्रोग्राम, जैसे हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट 5 ईयर प्लान्स होते हैं ना, उसमें हर एक प्लान में अलग अलग पॉलिसीज बनाई जाती हैं ताकि आप ये जो हमारा स्पेसिफिकली फैमिली प्लानिंग आप बोल सकते हैं, हालांकि इसको फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के नाम से चेंज कर दिया गया है, तो उसमें किस तरीके से आपको नई मोडालिटीज को आपको एक्सेप्ट करना है। So the approach under the program during the first and second 5-year plan was mainly clinical, under which facilities for the provision of the services were created. However, on the basis of data brought out in 1961 census, clinical approach adopted in first two plans was replaced by extension एंड एजुकेशन अप्रोच। ठीक है, इससे पहले हम क्लिनिकल अप्रोच पे जा रहे थे, उसके बाद हमने दूसरा मेथड अडॉप्ट किया, दैट इज एक्सटेंशन एंड एजुकेशन प्रोग्राम, जहाँ पे लोगों को स्पेसिफिकली फैमिली प्लानिंग के बेनिफिट्स के बारे में बताया गया, कैसे आपको प्लान करना है। ठीक है, पहले हमारा फोकस था जैसे कुछ लोगों ने सुना हो कि पहले आप एक तरीके से फॉर द टाइम बिंग मैंडेटरी कर दिया गया था, आपके जो स्टरलाइजेशन प्रोसीजर्स थे, जिनके भी एक या दो बच्चे थे उनको मतलब बेसिकली फोर्सिबली उनको स्टरलाइज कर दिया जाता था। ठीक है, उसके बाद में वो जो अप्रोच थी उसको चेंज कर दिया गया। In the fourth plan, 1969-74, high priority was accorded to the program and it was proposed to reduce birth rate from 35 per thousand to the 32। एक स्पेसिफिक गोल लेके हम काम करते हैं, तो उस टाइम पे जो फोर्थ ईयर प्लान था वहाँ पे हमारा गोल था 35 पर थाउजेंड से आपको 32 पर थाउजेंड बाय द एंड ऑफ द प्लान। ठीक है, इतना आपको रिड्यूस करना है। 16.5 million couples constituted about 16.5% of the population in the reproductive age group were protected against conception by the end of fourth plan। ठीक है, अप्रोक्सीमेटेड इतने लोगों पे काम किया गया था। ऑब्जेक्टिव था आपके फिफ्थ ईयर प्लान का जो 74 से 79 में था, वाज टू ब्रिंग डाउन द बर्थ रेट टू 30 पर थाउजेंड। पहले हमने 35 से 32 हमारा गोल था, उसके बाद नेक्स्ट प्लान में हमारा था 30 तक लेके आना by the end of 78 to 79 by increasing integration of family planning services with those health maternal and child health या जो MCH हमारा रहता है और nutrition, so that the program become more readily acceptable। उसके बाद 75 76 से लेके 76 77 तक रिकॉर्डेड अ फिनोमिनल इंक्रीज इन परफॉर्मेंस ऑफ द स्टरलाइजेशन। जैसे मैंने कहा था ना कि स्टरलाइजेशन वाज अप्रोक्सीमेटली मैंडेटरी फॉर स्पेसिफिक पॉपुलेशन या फिर जो हमारी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है, तो उसमें रिकॉर्डेड इंक्रीज कर दिया गया ऑल ऑफ अ सडन। However, in view of rigidity in the enforcement of the targets by the field functionaries and an element of coercion in the implementation of the program in 1976-77 in some area the program received is setback during 77 and 78। ठीक है, क्योंकि फोर्सिबली जितने भी स्टरलाइजेशन जो प्रोसेस किए गए थे उनका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट आया ओवरऑल जो हमारे इकोनॉमी पे भी और इसके अलावा जो इन टोटल सोसाइटी है उस पे भी। As a result, government made it clear that there was no place for force
or compulsion or pressure of any sort under the program, and the program had to be implemented as an integral part of the family welfare. ठीक है, उसके बाद में जब 78 के बाद ऐसा कहा गया कि इट इज नॉट कंपल्सरी दैट यू हैव टू गो फॉर द स्टरलाइजेशन, ठीक है, तो इसलिए उसको फैमिली वेलफेयर में उसको चेंज कर दिया गया, एंड द नेम ऑफ द प्रोग्राम वाज आल्सो चेंज टू द फैमिली वेलफेयर फ्रॉम द फैमिली प्लानिंग। पहले जो प्रोग्राम का नाम था फैमिली प्लानिंग था, उसके बाद में 78 के बाद में इसको फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम जो है वो नाम दिया गया। In the sixth plan 80-85 के बाद में certain long-term demographic goals of reaching net reproduction rate of the unity were envisaged, and the family welfare program during 7th year जो हमारा plan था was continued on the purely voluntary basis। उसके बाद से continuously ये सिर्फ voluntary basis पे है। 7th जो हमारा 5 year plan था उसके बाद से it becomes purely voluntary basis with emphasis on the promoting specific methods, securing maximum community participation and promoting maternal and child health care. उसके बाद UPI was launched in 1985 to provide universal coverage of infant and pregnant female with immunization against identified vaccine preventable diseases and extend to the all district in the countries। ये भी आपका family welfare के अंडर आता था। The approach was adapted in the 7th 5-year plan, which continued during 1992 for effective community participation, जिसमें आपकी महिला स्वास्थ्य संघ जो था MSS village level was constituted in 1991। MSS consists of 15%, 10 representing varied social segments in the community, and जो 5 थी वो functional या basic जो functionaries थी involved in the women's welfare activity at the village level, just such as adult education instructor उसमें होते थे, आंगनवाड़ी वर्कर्स होते थे, प्राइमरी स्कूल टीचर्स को ट्रेन किया जाता था, और महिला मुख्य सेविका जो है वो और दाई, ठीक है। तो ये इस तरीके से इन टोटल वो 15% का जो था MSS वो प्रिपेयर किया गया था। ANM है वो इज द मेंबर कन्वेनर, ठीक है, जो आगे इन फर्दर इन सबको इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो भी उनका IC मटेरियल है या जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें। In year 92-93 the UPI has been strengthened and expanded in the CSSM, जहाँ पे चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोजेक्ट जो था उसमें उसको एक्सपेंड किया गया, एंड इट इन्वॉल्व सस्टेनिंग द हाई इम्यूनाइजेशन कवरेज लेवल अंडर UIP एंड ऑगमेंटिंग एक्टिविटीज अंडर ओरल हाइड्रेशन थेरेपी है। इसके अलावा प्रोफाइलेक्सिस है फॉर ब्लाइंडनेस है, चिल्ड्रन है, एंड कंट्रोल ऑफ एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, ठीक है। तो ये वेलफेयर प्रोग्राम में ये बाकी चीजें भी साथ में इंक्लूडेड हैं। अंडर द सेफ मदरहुड कंपोनेंट ट्रेनिंग ऑफ द ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट्स, ठीक है, जो गांव में स्पेसिफिक जो दाई होती हैं उनको स्पेसिफाइड ट्रेनिंग दी जाती थी ताकि हम मैटरनल मोर्टेलिटी और जो चाइल्ड इन्फेंट मोर्टेलिटी है उसको हम रिड्यूस कर सकें। स्ट्रेंथनिंग ऑफ द फर्स्ट रेफरल यूनिट, ठीक है, फर्स्ट रेफरल यूनिट जो हमारी CHC पे थी, ठीक है, उसको हमने स्ट्रेंथन किया, एंड टू डील विद द हाई रिस्क एंड ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसीज वाज बीइंग टेकन अप, ठीक है। उसके बाद रिडक्शन इन द पॉपुलेशन 9th and 10th, ठीक है। हेलो मैम आवाज नहीं आ रही। मैम आवाज नहीं आ रही। क्या तो उसका जो मेन था वो टू द एक्सेस टू द नीड ऑफ द रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ एट PHC एंड अंडरटेक एरिया स्पेसिफिक माइक्रो प्लानिंग, बिकॉज एक स्पेसिफिक टाइप की जो माइक्रो प्लानिंग है वो हर जगह पे नहीं, मतलब बेसिकली एक सिंगल टाइप की माइक्रो प्लानिंग हर जगह पे काम नहीं करती है, तो इसलिए एरिया स्पेसिफिक माइक्रो प्लानिंग की स्ट्रेटजी बनाई गई। इसके अलावा टू प्रोवाइड नीड बेस्ड डिमांड ड्राइवन हाई क्वालिटी इंटीग्रेटेड रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर, रिड्यूसिंग द इन्फेंट एंड मैटरनल मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी रिजल्टिंग इन द रिडक्शन इन द डिजायर्ड लेवल ऑफ फर्टिलिटी, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग सेक्शंस पे फोकस किया गया, जैसे नीड बेस्ड अकॉर्डिंग टू द नीड क्या है, लाइक स्टरलाइजेशन की नीड है आपकी, या फिर आपको स्पेसिंग मेथड्स की नीड है, डिमांड ड्राइवन क्या है आपकी, हाई क्वालिटी इंटीग्रेटेड रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, रिड्यूसिंग द इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ये आपका बेसिक था
जो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम है उसके बारे में, उसके बाद से इसी तरीके से जो भी बेसिक स्ट्रेटजीज हैं उन्हीं को अडॉप्ट करके कॉन्टिन्यूसली चल रहा है। वॉलेंट्री हो गई हैं सारी चीज़ें, जो फैमिली प्लानिंग के जितने भी मेथड्स हैं दे आर वॉलेंट्री। ठीक है, जिस तरीके से हमने एमएसएस की प्रिपरेशन की थी उसी तरीके से अब जो प्रेजेंट की बात करें तो जितना भी हमारा पॉपुलेशन है, दैट में भी रूरल दैट में भी अर्बन, वहाँ पे इस तरीके की बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। जैसे वहाँ पे कन्वेनर आपकी एएनएम थी, अभी भी कन्वेनर एएनएम है जो हर एक जगह पे जाके लोगों को गाइड करते हैं किस तरीके से आपको स्पेसिंग मेथड्स रखने हैं। उसके भी नीचे आपकी जैसे मैंने कहा था जो आशा वर्कर्स हैं, they are playing a great role in that this specific condition along with a lots of specific conditions जहाँ पे भी हमें एक मास पॉपुलेशन को गाइड करना होता है। तो वहाँ पे ये जो बेसिकली जो आशा वर्कर्स होती हैं वो आपके एरिया की एक रिप्रेजेंटेटिव होती हैं। वॉलेंट्री जो फीमेल्स होती हैं उनको स्पेसिफिक अमाउंट पे की जाती है, जिसमें जैसे फॉर एग्जांपल स्टरलाइजेशन के लिए अगर वो पेशेंट लेके आते हैं, अभी हम नेक्स्ट जब प्रोग्राम्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे उनको स्पेसिफिक अमाउंट पे की जाती है। ठीक है, इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए उनको पे किया जाता है, इम्यूनाइजेशन के लिए उनको पे किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ जो टॉप है जहाँ पे भी हम प्रिवेंशन की बात करते हैं, बर्थ कंट्रोल की बात करते हैं। इसके अलावा आशा वर्कर्स के पास जितने भी हमारे बर्थ कंट्रोल मेजर्स होते हैं वो बेसिकली जो जितने भी टेम्प्रेरी वाले होते हैं, दैट में भी कॉन्डोम, दैट में भी आपकी आईयूडीज हैं, दैट में भी आपकी कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स हैं, उसमें सारी आती हैं, इमरजेंसी पिल्स भी आती हैं, आपकी मंथली पिल्स भी आती हैं। ठीक है, इंजेक्टेबल्स भी हैं, इंजेक्टेबल्स हालांकि आशा वर्कर के पास नहीं होते हैं। इसके अलावा आपके आयरन सप्लीमेंट्स हैं, फॉलिक एसिड सप्लीमेंट हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके जो जैसे हमने अभी बात की ब्लाइंडनेस कंट्रोल की, तो उसकी प्रिवेंशन के लिए विटामिन ए की जो सप्लीमेंट्स हैं। ठीक है, बेसिक मेडिसिन की किट भी आशा वर्कर के पास होती है। फिर उसके बाद में आपकी जो आती हैं एएनएम्स आती हैं, ऑक्सिलरी नर्व्स आती हैं, फिर आपका हेल्थ इंस्पेक्टर आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके सीक्वेंशली उनके पास बेटा आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मैम। यस मैम आ रही है। ओके, ठीक है, तो ये बेसिक से या जो बेसिक इन द सेंस कि कहाँ कहाँ पे फोकस किया गया फैमिली वेलफेयर जो प्रोग्राम है उसके अंडर। उसके बाद आता है आपका डेमोग्राफी, इसी की कंटिन्यूएशन में है ये आपका। तो डेमोग्राफी बेसिकली क्या है, हमारी स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन है, देयर साइज, कॉम्पोजिशन, डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द स्पेस एंड प्रोसेस थ्रू विच पॉपुलेशन चेंजेस। जैसे हमारे डेथ है, बर्थ है, मैरिज है, माइग्रेशन है, वैसे जो हमारा मेन फोकस होता है वो डेथ, बर्थ और माइग्रेशन पे होता है, क्योंकि हमारा जो एक तरीके से पॉपुलेशन में जो भी चेंजेस होते हैं वो इन तीन पे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा डेमोग्राफी में जो मेल फीमेल रेशो है वो भी देखी जाती है। ठीक है, तो ये बेसिकली इसलिए है क्योंकि ये हमारी पॉपुलेशन के जितने भी चेंजेस हैं वो सारे के सारे इनके मतलब ये जो बेसिक क्राइटेरिया है, डेमोग्राफिकल कंपोनेंट्स हैं, उनसे हम देख सकते हैं। जैसे बर्थ, डेथ और माइग्रेशन है, ये जॉइंटली प्रोड्यूसिंग पॉपुलेशन स्टेबिलिटी और चेंज, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है इन तीनों को जानना। पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन में बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ बेसिक डेमोग्राफिक फीचर, जैसे एज है, एज वाइज डेमोग्राफी क्या है, सेक्स वाइज क्या है, फैमिली एंड हाउस होल्ड स्टेटस के अकॉर्डिंग क्या है। ठीक है, बाय फीचरिंग पॉपुलेशन सोशल एंड इकोनॉमिक कंटेंट, जैसे लैंग्वेज है, एजुकेशन है, ऑक्यूपेशन है, एथनिसिटी है, आपका रिलीजन है, इनकम है, वेल्थ है। एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन कैन बी डिफाइंड एट द मल्टीपल लेवल, जैसे लोकल है, रीजनल है, आपका नेशनल है, ग्लोबल है, विद डिफरेंट टाइप ऑफ बाउंड्री, पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं, इकोनॉमिक बाउंड्रीज हैं, आपकी जियोग्राफिक बाउंड्रीज हैं। ठीक है, डेमोग्राफी इज अ सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ सोशल कंटेक्स्ट एंड सोशल चेंज। नेक्स्ट आता है आपकी डेमोग्राफिक साइकिल। डेमोग्राफिक साइकिल की बात करें तो जिस तरीके इसमें अलग अलग 5 स्टेजेस आती हैं। जैसे फर्स्ट स्टेज यहाँ पे है तो हाई स्टेशनरी। ठीक है, हाई स्टेशनरी में बेसिकली क्या होता है, हाई बर्थ रेट होता है और हाई डेथ रेट होता है। ठीक है, जैसे 1920 के आसपास इंडिया में हाई स्टेशनरी स्टेज थी, बहुत सारी डेथ्स होती थी और बहुत सारे बर्थ होते थे। अर्ली एक्सपेंडिंग की बात करें तो डेथ रेट बिगिंस टू डिक्लाइन, मतलब बेसिकली स्टार्ट डिक्रीजिंग, एंड बर्थ रेट में कोई चेंज नहीं है, यानी इनिशियल इंक्रीज इन पॉपुलेशन अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज में होती है, इसको सेकंड स्टेज भी कहते हैं। उसके बाद आता है लेट एक्सपेंडिंग स्टेज या थर्ड स्टेज, द बर्थ रेट बिगिंस टू डिक्लाइन व्हाइल द डेथ रेट स्टिल डिक्रीजेस। ठीक है,
उसके बाद कॉन्टिन्यूएशन मतलब कॉन्टिन्यूस इंक्रीज इन द पॉपुलेशन इसमें भी रहता है। उसके बाद आता है लो स्टेशनरी, इसमें क्या होता है, लो बर्थ रेट, लो डेथ रेट, स्टेबिलिटी होती है पॉपुलेशन की, ठीक है, ये लो स्टेशनरी मानी जाती है। उसके बाद आता है फिफ्थ स्टेज, जिसको डिक्लाइनिंग स्टेज बोलते हैं। बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज प्रेजेंटली फिफ्थ स्टेज में है। बर्थ रेट लोअर है और डेथ रेट आपका मतलब बेसिकली जो बर्थ रेट है वो डेथ रेट से कम है, तो वहाँ पे धीरे धीरे पॉपुलेशन डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये इस तरीके से आपकी जो डेमोग्राफिक साइकिल है उसकी 5 स्टेजेस हैं। जैसे यहाँ की बात करें तो जैसे फर्स्ट स्टेज में आपने तो इंडिया 1920 तक आपका हाई स्टेशनरी पे था। अर्ली एक्सपेंडिंग पे आपका साउथ एशिया, अफ्रीकाज हैं। उसके अलावा लेट एक्सपेंडिंग में इंडिया, चाइना, सिंगापुर प्रेजेंट में है लेट एक्सपेंडिंग में, ठीक है। उसके बाद लो स्टेशनरी में आपका यूके, डेनमार्क, स्वीडन, बेल्जियम है, जहाँ पे स्टेग्नेशन है, ना ज़्यादा डेथ है ना ज़्यादा बर्थ, मतलब बेसिकली डेथ और बर्थ ऑलमोस्ट सिमिलर है। डिक्लाइनिंग की बात करें तो जैसे जर्मनी है, हंगरी है, ठीक है, यहाँ पे फिफ्थ जो स्टेज है वो चल रही है। डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ इंडिया की बात करें, ये जो NHP की वेबसाइट है आप वहाँ पे भी देख सकते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू 1.37 बिलियन इन 2019। इंडिया इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर चाइना, ठीक है, ये आपको पता है। लेकिन दोनों की जो जियोग्राफिकल कंडीशन है दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी इंडिया में है, क्योंकि इंडिया पे बेसिकल जो जगह है वो कम है, जबकि जो वहाँ पे है वहाँ पे एरिया बहुत ज़्यादा है। According to the World Population Prospect 2019 by UN, around 2027, India is projected to overtake China as the world's most populous country. ये बेसिक है जो UN ने बोला है कि 2009 मतलब बेसिकली 2017 तक चाइना को क्रॉस कर देगा। China is the world's most populous country and India is expected to add nearly 273 million people between 2019 and 2050. At the turn of 20th century, population of India was only around 238.4 million, increased by more than 5 times in the period of 110 years to reach 1210 million at 2011 and 3.3 times since independence. इतनी increase हुई है continuously जो इंडिया की population है। Population of India at आपका जो 1210.2 मिलियन थी 2011 के सेंसस में, इज ऑलमोस्ट इक्वल टू कंबाइंड पॉपुलेशन ऑफ यूएस, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ब्राजील, बांग्लादेश, जापान पुट टुगेदर 1214.3 मिलियन, ठीक है। तो ये इन सब कंट्रीज की पॉपुलेशन मिला के इतनी है, और मतलब 2011 में इतनी थी और इंडिया की अकेले की थी। उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे ज्यादा पॉपुलस स्टेट है आपका इंडिया का, ठीक है, मोर देन पॉपुलेशन ऑफ ब्राजील। एज एंड सेक्स कॉम्पोजिशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011, बेसिकली जो NHP की जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है उसमें जो बेसिक डाटा अवेलेबल है वो इसी का है। तो 2011 की पॉपुलेशन 121 करोड़ थी, कंप्राइजिंग 6.23 करोड़ मेल थे एंड 87 करोड़ आपकी फीमेल्स थी। तो इस तरीके से पॉपुलेशन डिवीजन था। 68.8% इंडियन लिव्स इन द रूरल एरिया एंड 31.14 लिव्स इन द अर्बन एरिया। ये बेसिक कॉम्पोजिशन है। डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करें तो व्हेन वर्किंग एज पॉपुलेशन यानी 25 से लेके 64 ईयर्स तक की है इज ग्रोइंग फास्टर देन अदर एज ग्रुप्स, then these conditions can yield an opportunity for accelerated economic growth that is called as demographic dividend. Indian working age population is now increasing because of rapidly declining birth and death rates, and the extent of which India can capitalize on this depends on how well the workers can be employed. ठीक है, हमारे पास बहुत सारी आप बेसिकली डेमोग्राफिक डिविडेंड्स हैं, आपके वर्किंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बट ये डिपेंड करता है कि अगर इनको किस तरीके से एम्प्लॉयड किया जाता है उसके अकॉर्डिंग कितना बेनिफिट कंट्री को हो सकता है। दिस ब्रिंग्स इन द of the quality of the labor force and capacity of the economy to harvest the potential dividend into the actual benefit. To benefit from the demographic dividend, government should invest in the education and the health, especially for young people, and create conditions for the conducive to sustained economic growth. डिपेंडेंसी रेशो जो है वो बेसिकली क्या है कि द रेशो ऑफ इकोनॉमिकली एक्टिव टू द इकोनॉमिकली इनएक्टिव पर्सन्स, ठीक है, तो उसको हम डिपेंडेंसी रेशो में काउंट करते हैं। अ लार्ज बल्ज ऑफ द पॉपुलेशन विल मूव फ्रॉम द वर्किंग एजेस टू द ओल्ड एजेस, रेजिंग ओल्ड एज डिपेंडेंसी।
This would matter at the macro level but also at the micro and household level. Traditionally क्या था, supporting elderly people has been the responsibility of the working adult, but low fertility means small families जहाँ पे हो गई हैं, it is difficult to support the elderly parents. ठीक है, तो जब हमने जीरियाट्रिक डिसऑर्डर्स की या प्रिवेंटिव जीरियाट्रिक्स की बात की थी, तो वहाँ पे भी जो हमारी डिपेंडेंसी पॉपुलेशन है या डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, उस पर फोकस किया गया था कि कैसे उनको आप बेसिक जो उनकी है वो आप उसको कैसे प्रोवाइड करा सकते हैं. This would then call for the developing mechanism to provide old age support at the national level. This matter does not seem urgent now, but some states, the leaders in the fertility transition, would face this issue soon. Population aging will have a profound effect on the potential support ratio defined here. The number of the people of the working age, जहाँ पे 25 से 64 थी जो हमने डिविडेंड देखे थे, बेसिकली डेमोग्राफिक डिविडेंड पर पर्सन एज 65 ईयर्स और ओवर. इस तरीके से आप डेमोग्राफिक या सॉरी डिपेंडेंसी रेशियो काउंट करते हैं. उसके बाद लिटरेसी रेट है. एवरीवन नोज लिटरेसी रेट का क्या है कंडीशन है इंडिया में. तो द इफेक्टिव लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया, नंबर ऑफ द लिटरेचर, बेसिकली लिटरेसी कैसे काउंट करते हैं. अ पर्सन एज 7 ईयर्स एंड अबोव हु कैन बोथ रीड एंड राइट विद अंडरस्टैंडिंग इन एनी लैंग्वेज इज ट्रीटेड एज लिटरेट. ठीक है, तो लिटरेट का मतलब ये नहीं है कि अगर स्कूल नहीं जाओगे तो आपको लिटरेट या इलिटरेट कहा जाएगा. अगर आपको कोई भी लैंग्वेज लिखनी आती है, बोलनी आती है, मतलब बेसिकली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो आप लिटरेट में काउंट होते हो. ठीक है, उसके बाद में नंबर ऑफ द पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ये कितना है ये आपको पता है कि 64.83% 2001 में था. उसके बाद इंक्रीज होकर 74.04 हुआ 2011 में. उसके बाद मतलब बेसिकली यहाँ पे 9.21% जो पॉइंट्स हैं वो इंक्रीज हुए. 10 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैं जो आपकी 94% से ज़्यादा लिटरेसी रेट है, जबकि बिहार जो है वो सबसे बॉटम में है जहाँ पे 61.8 है. ठीक है, ये आपके जो सबसे ज़्यादा लिटरेट सिटीज़ हैं उनके नाम हैं. नेक्स्ट आता है आपका डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन. पॉपुलेशन डेंसिटी बेसिकली डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ द पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, जितना भी रहता है वो. ये बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पर्टिकुलर एरिया को डिफाइन करते हैं. पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया की बात करें तो अप टू 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर इन 2011 था, कंपैरिजन टू 2001 जहाँ पे 325 था. इंडिया में बेसिकली अकाउंट्स फॉर 2.4% ऑफ द वर्ल्ड सरफेस ऑफ 135.79 million square kilometers. It means it sustains 17.5% of the world's population, whereas USA accounts for 7.2% of surface area with only 4.5% of the world population. ठीक है, मतलब इंडिया के पास सिर्फ 2.4% आपका वर्ल्ड सरफेस है, लेकिन उनके वहाँ पे जब पॉपुलेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे वर्ल्ड की 7.5% पॉपुलेशन है. जबकि यूएस की बात करें तो उनके पास जब सरफेस एरिया है 7.2 है, जबकि जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ 4.5 है. अमोंग द स्टेट बिहार इज द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया. वहाँ की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 1102 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर है, जबकि जो अरुणाचल प्रदेश जो है वो लीस्ट डेंसिटी है वहाँ पे 17 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर है. 2011 में ये काउंट किया गया था. As of 2020 population density of India will be 455, यानी कि 2020 का भी डाटा नहीं आया है, तो जैसे ही आएगा तो वहाँ पे अप्रोक्सीमेटेड लगाया गया था कि 455 जो पर्सन पर स्क्वायर मीटर आपके होंगे. अमोंग यूनियन टेरिटरीज जो बेसिकली जो दिल्ली है वो आपका मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड है, जहाँ पे 11,297 पर स्क्वायर किलोमीटर है. एंड लीस्ट पॉपुलेटेड आपकी जो यूनियन टेरिटरी है दैट इज 46 पर स्क्वायर किलोमीटर, जो आपका अंडमान निकोबार है. उसके बाद आपके कुछ एक हेल्थ इंडिकेटर्स आते हैं जो डेमोग्राफी के अकॉर्डिंग हम काउंट करते हैं. जो एसआरएस स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट की बात करें, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो होता है हमारा, इज अ लार्ज स्केल डेमोग्राफिक सर्वे फॉर प्रोवाइडिंग रिलायबल एनुअल एस्टिमेट ऑफ द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, बर्थ रेट, डेथ रेट, अदर फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स एट नेशनल एंड सब नेशनल लेवल. ठीक है, तो ये कॉन्टिन्यूसली सर्वेज होते हैं आपके एसआरएस से. तो 2017 की रिपोर्ट ये है. बर्थ रेट की बात करें तो बर्थ रेट जो हमारा क्रूड मेजर है फर्टिलिटी ऑफ द पॉपुलेशन का, ये टोटल बर्थ रेट पर 1000 हम काउंट करते हैं. तो बर्थ रेट ऑफ इंडिया का इंडिया की बात करें तो 22.8 था आपका 2008 में. ठीक है, पर 1000 की बात हो रही है ये, और 20.2 आपका 2017 में था. इसके हाईएस्ट बर्थ रेट जो है वो आपका बिहार में ऑब्जर्व हुआ है, और जो सबसे कम बर्थ रेट है वो आपका अंडमान निकोबार में है. बिहार में 26.4 है, आपका अंडमान में 11.4 है. रूरल एंड अर्बन डिफरेंशियल has also narrowed over these years. जैसे birth rate has continued to be higher in the rural compared to the urban in the last 4 decades.
जैसे 2017 में 16.8 आपका अर्बन में था और 21.8 रूरल में था, ये पर 1000 पॉपुलेशन पे है। क्रूड डेथ रेट की बात करें तो बेसिकली इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पॉपुलेशन इन अ गिवन रीजन एंड टाइम पीरियड। डेथ रेट ऑफ इंडिया हैज डिक्लाइन फ्रॉम 7.4 जो आपकी 2008 में थी, 2007 में 6.3 डेथ रेट है। इट वेरीज फ्रॉम 5.3 अर्बन एरिया में एंड 6.9 इन द रूरल एरियाज। एंड डेथ रेट फॉर द स्टेट्स या फिर यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो मिनिमम 3.6 नागालैंड टू द मैक्सिमम 7.5 इन द छत्तीसगढ़। ठीक है, ये अलग अलग स्टेट्स की हैं। इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट है बेसिकली, जब मैंने हेल्थ इंडिकेटर्स पढ़े थे तो उसमें ये सारी चीज़ें आई थी आपकी। ठीक है, इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट बेसिकली जो क्रूड इंडिकेटर्स थे ऑफ ओवरऑल हेल्थ सिनेरियो ऑफ द कंट्री और एज अ रीजन इज डिफाइंड एज द इन्फेंट डेथ। चाइल्ड लेस देन 1 ईयर जो है उनका जो डेथ रेट है पर 1000 लाइफ बर्थ में, वो आपका इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट में था। इससे पहले जो जैसे इन जनरल क्रूड डेथ रेट जो हमने देखा था वो था आपका जनरल पॉपुलेशन, मतलब सारी पॉपुलेशन का। इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट है आपका अंडर जो 1 ईयर है वो। इसके अलावा अंडर 5 चाइल्ड डेथ रेट है वो आपका अलग है। फॉर द ईयर 2017 33 इन्फेंट डेथ पर 1000 लाइफ बर्थ वर रिपोर्टेड। ठीक है, इसमें 1/4 एज कंपेयर टू द 129 इन्फेंट डेथ इन 1921, मतलब इतने टाइम में इतना चेंज हो गया है। उसके बाद में द कॉरेस्पॉन्डिंग डिक्लाइन द रूरल एरिया इज 5.8 टू 37 आ गया है, अर्बन में 36 से 23 आ गया है। 2017 में मैक्सिमम जो इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट एमपी में थी 47 और मिनिमम आपकी नागालैंड में थी सिर्फ 7। टोटल फर्टिलिटी रेट पर वुमेन्स की बात करें तो ये टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर और लाइकली टू बी बोर्न टू अ वुमेन इन हर लाइफ इफ शी वर सब्जेक्टेड टू परवेलिंग रेट ऑफ द एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी इन द पॉपुलेशन। तो टोटल फर्टिलिटी रेट अगर जो कंट्री की बात करें तो पहले बेसिकली इट्स केम डाउन टू 2.2 in 2017 after being stable at 2.3 for the last 4 years 2013 to 16। 2013 से 16 तक 2.3 थी, 2017 में काउंट किया गया दैट वाज 2.2। ड्यूरिंग 2007 बिहार हैज रिपोर्टेड हाईएस्ट जो टोटल फर्टिलिटी रेट है 3.2, जबकि जो दिल्ली है वहाँ पे लोएस्ट है 1.5। Education has a positive influence on women's fertility rate at as it is 2.9 in illiterate mothers and 2.1 in the literate, जो आपके SRS 2017 में काउंट किया गया था। उसके बाद आपका मैटरनल मोर्टिलिटी रेट आता है, ये बेसिकली इट इज डिराइव्ड एज अ प्रोपोर्शन ऑफ मैटरनल डेथ पर 1 लाख लाइव बर्ड्स। ठीक है, MMR इंडिया में काफ़ी डिक्लाइन हुआ है, 11-13 में आपका 167 था, अब जो 14 to 16 ये 130 था। The decline has been most significant in empowered action ग्रुप जो है आपका बेसिकली जैसे बिहार, झारखंड, जो उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, ये जितनी भी है वहाँ पे 246 से 188 पे आ गया है। अमोंग द साउथर्न रीजन्स जो है जहाँ पे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु वगैरह है वहाँ पे 93 से आपका 77 पे आ गया है। इसके अलावा जो अदर स्टेट्स हैं जैसे गुजरात, हरियाणा, इनमें 115 से 93 पे आ गया है। तो कॉन्टिन्यूसली जो मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट है, ठीक है, वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। करंट स्टेटिस्टिक्स की बात करें जो आपके रिप्रोडक्टिव मैटरनल चाइल्ड, नियोनेटल चाइल्ड हेल्थ और एडोलेसेंस इंडिकेटर्स हैं, तो उसमें ये बेसिकली आपका इन जनरल बताया, जैसे SDG जो लिखा हुआ है दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो हमारा 2030 का टारगेट है। ठीक है, तो इसके अलावा नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 का टारगेट लिखा हुआ है और करंट स्टेटस 2017 लिखा हुआ है। मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट आपका 2017 में 130 है, 2020 तक 100 होना चाहिए और 2030 तक का लेस देन 70। नियोनेटल मॉर्टिलिटी रेट की बात करें तो 2017 में 23 है, 16 आपको 2025 तक है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है उसमें 2030 तक आपका 12 होना चाहिए या 12 से कम होना चाहिए। इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट की बात करें तो करंट जो 2017 में है दैट इज 33। ठीक है, आपका 2019 तक 28 और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में हालांकि इसका कोई ऐसे स्पेसिफाई करके नहीं मेंशन किया हुआ है, या अप्रॉक्सीमेटली लेस देन 25 आप इसको काउंट कर सकते हैं। अंडर 5 मॉर्टिलिटी रेट का भी इसी तरीके से है। एंड टोटल फर्टिलिटी रेट बेसिकली रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी जो है उसको हम रखते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट में आपके जो बेसिक टारगेट्स हैं 17 और 2030 के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये बेसिकली एक स्टैटिस्टिकल मेजर है, ठीक है, ऑफ द एवरेज टाइम एन ऑर्गेनिज्म इज एक्सपेक्टेड टू लिव। ठीक है, बेस्ड ऑन द ईयर ऑफ इट्स बर्थ, इट्स करंट एज एंड अदर डेमोग्राफिक फैक्टर्स इंक्लूडिंग जेंडर।
ग्लोबल लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है WHO ने जो एक्सप्लेन किया है, बेसिकली उन्होंने कहा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ रिफ्लेक्ट्स द ओवरऑल मोर्टेलिटी लेवल ऑफ द पॉपुलेशन. इट समराइज द मोर्टेलिटी पैटर्न दैट परवेल्स अक्रॉस ऑल एज ग्रुप्स इन द गिवन ईयर, जिसमें आपके चिल्ड्रन है, एडोलेसेंट है, अडल्ट है, एल्डरली है, ये सारे उसमें काउंट होते हैं. ग्लोबल लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इन 2016 ये ग्लोबल है, 72 ईयर्स थी, 74.2 फॉर फीमेल, 69.8 फॉर मेल्स. रेंजिंग फ्रॉम 61.2 ईयर्स इन WHO अफ्रीकन रीजन जो है वहाँ पे, और 77.5 ईयर जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो आपके यूरोपियन रीजन जो है वहाँ पे, गिविंग अ रेशियो ऑफ 1.3 बिटवीन दीज टू रीजन्स. यानी कि जो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है जो आपके बेसिकली अफ्रीकन रीजन है वहाँ पे कम है, और जो यूरोपियन रीजन है वहाँ पे ज़्यादा है. वुमेन लीव लॉन्गर देन मेन और अराउंड द वर्ल्ड, ये एक बेसिक जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने काउंट किया हुआ है. एंड द गैप इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी वेरीज इन बोथ सेक्सेस 4.3 ईयर्स इन 2000 एंड हैड रिमेन्ड ऑलमोस्ट सेम इन 2016. ठीक है. ग्लोबल एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज बाय 5.5 ईयर फ्रॉम 2002 in between basically 2000 to 2016, fastest increasing since 1960s. Those gains reverse decline during the 1990s when life expectancy fall in Africa because of AIDS epidemic and in the East Europe following the collapse of the Soviet Union. उस टाइम पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी रिड्यूस हो गई थी, लेकिन धीरे धीरे वापस से रिगेन हो गई है. 2000 से 2016 में increase was the greatest in WHO African region where life expectancy increased by 10.3 years to 61.2 years. ठीक है. Driven mainly by improvements in child survival and expanded access to the antiretroviral जो treatments हैं for HIV, तो उसके according life expectancy increase हो गई है. ये बेसिकली जो वर्ल्ड बैंक है उन्होंने इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक्सप्लेन की है. तो 2018 का जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग अप्रोक्सीमेटेड 71 ईयर्स है, यानी 70.692 ईयर्स के अराउंड है. ठीक है. आपका जो 2008 है वहाँ पे 66.25 ईयर्स के अराउंड थी. तो इस तरीके से आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी काउंट कर सकते हैं. ये आपका बेसिक कंडीशन. तो ये आपका आज के लिए था, जिसमें आपने डेमोग्राफी देखा है, फैमिली हेल्थ वेलफेयर प्रोग्राम देखा है आपने. ठीक है. इसके अलावा डेमोग्राफी की बेसिक है, कैसे आप उनको काउंट करेंगे, किस तरीके से उन सब चीज़ों को देखेंगे. ठीक है. आपका जो डेमोग्राफी को डिफाइन करने वाले या फिर जो हेल्थ इंडिकेट करने वाले जो डेमोग्राफिक फीचर्स हैं, लाइक इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है, मॉर्बिडिटी रेट है, फर्टिलिटी रेट है, तो ये सारा का सारा आज हमने डिस्कस किया है. ठीक है. अगर एक बार टॉपिक के गो थ्रू हो जाना. इसके अलावा इसमें फैमिली प्लानिंग एक टॉपिक है. अगर वो गायनोकोलॉजी में कवर अप हो गया है दैन इट इज़ ओके, तो मुझे बता देना. अगर उसमें कवर अप नहीं हुआ है तो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर अप कर लेंगे.